हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हेनरी फ्योल। देखिए, हेनरी फ्योल का लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं तब हम उसकी क्लासिकल थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। ठीक, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होती हैं इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल थ्योरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या मैकेनिस्टिक थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल भी इसको बोला जाता है। तो इन सारी थ्योरीज़ को हैं ये, हालांकि सारी क्या है, ट्रेडिशनल थ्योरी यानी कि क्लासिकल थ्योरी। ठीक, ट्रेडिशनल या क्लासिकल थ्योरी। तो इसमें जो हम पढ़ते हैं सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम किसे किसे पढ़ते हैं। फर्स्ट तो हमारे हैं हेनरी फ्योल, इसके अलावा हम पढ़ते हैं लूथर गोलिक को। ठीक, और इसके बाद हम पढ़ते हैं एल एफ उर्विक को। इनके तीनों के नाम याद रखिएगा। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ हेनरी फ्योल। आज जैसे कि आप सभी को पता है जून में हमारा एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम वही पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हम हेनरी फ्योल हैं उनके देखते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी ने देखे होंगे, अगर आपने PYQ किए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो देखिए, ये इनकी पिक है, आप इनको देख सकते हैं। हेनरी फ्योल आल्सो इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इनको क्या जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के रूप में जाना जाता है। ठीक, और इन्होंने क्या किया है, उसमें क्या दिया है, एक न्यू परसेप्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दिया। ठीक, अब ये कौन थे, हेनरी फ्योल कहाँ से रिलेटेड थे, फ्रांस से रिलेटेड थे। 1841 से 1925 इनका बर्थ एंड डेथ है। और इनको क्या जाना जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और इनकी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट था ये मॉडर्न मैनेजमेंट के रूप में भी, मतलब इनको वो मतलब एक फाउंडर माने जाते हैं ये। ठीक, और इनकी जो फेमस बुक है वो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कब की है, 1916 की। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये पब्लिश कब हुई थी, 1920 में आकर हुई थी। ठीक, अब देखते हैं हम इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन है। ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए एक यूज़फुल माने जाते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वन बाई वन। अब ये कौन कौन से पहले हम ओनली ऐसे देख लेते हैं। देखिए, जो 14 प्रिंसिपल हैं वो हैं डिवीज़न और वर्क, यानी कि वर्क का डिवीज़न करना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जब हम काम करते हैं वहाँ डिसिप्लिन होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। 7 नंबर है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। उस 8 है हमारा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और 9 है स्केलर चैन। देखिए, स्केलर चैन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, स्पिरिट दी ग्रुप्स। ठीक, कोड्स, ये जो है इनके प्रिंसिपल मतलब ऑफ मैनेजमेंट है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको हम कैसे समझेंगे, एक प्रिंसिपल ऑफ मतलब जितने भी प्रिंसिपल हैं उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि 14 प्रिंसिपल किसने दिए हैं, तो वो दिए हैं हेनरी फ्योल ने। अब हम पढ़ेंगे कि डिवीज़न ऑफ वर्क क्या है। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है इनका वो कौन सा है, ये है डिवीज़न ऑफ वर्क। अब ये है क्या, देखिए, किसी भी काम को स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बांटना। अब एग्जाम्पल क्या है कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हम मान लेते हैं स्कूल को, उसमें मैथ टीचर हैं तो वो क्या करेंगे, सिर्फ मैथ को पढ़ाएंगे। ठीक, और इंग्लिश टीचर हैं तो वो इंग्लिश को पढ़ाएंगे। इनका मतलब ये हुआ कि जो जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उसको वही काम देना, डिवीज़न और वर्क ऑफ वर्क। ठीक, सेकेंड जो इनका प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होनी चाहिए, जिसके पास देखिए पावर होती है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल देखिए, कोई मैनेजर है उसको डिसीजन लेने का अधिकार है, तो रिजल्ट की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, उसी की होगी। ठीक, तो ये होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, थर्ड प्रिंसिपल है इनका डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। रूल का पालन करना ज़रूरी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस है उसमें हम 9 बजे जाते हैं तो सभी एम्प्लॉय को क्या है, 9 बजे आना होगा। ठीक, सब टाइम से आएंगे, डिसिप्लिन बना रहेगा तो काम भी अच्छे से हो पाएगा। थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका है कि आदेश का सिद्धांत, यानी कि कोई एक वर्कर है उसको सिर्फ एक बॉस से आदेश मिलना चाहिए। अगर एक क्लर्क है उसके क्लर्क को 2 बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो वो क्या होएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, ये वर्कर है और ये बॉस है, अब ये डायरेक्ट इसको ऑर्डर करेगा तो ये वर्कर अपने काम को अच्छे से करेगा। ठीक, अब इसको एक ये दूसरा बॉस है ये भी ऑर्डर देने लगा, तीसरा बॉस है वो भी ऑर्डर देने लगा, तो वर्कर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा और एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक, अब देखते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ क्या है हमारा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक दिशा का सिद्धांत। सभी लोग एक कॉमन यानी कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक कॉमन गोल तो होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है वो क्या करती है, वो
कपड़ा बनाने का काम करती है, तो सबका गोल वहाँ पे क्या होगा, कपड़ा बनाना। तो इसीलिए सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए जिसकी दिशा में काम करना चाहिए। देखिए एक कंपनी का टारगेट है मार्केट एक्सपेंड करना, तो सब क्या करेंगे, सभी उसी के डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम 6 प्रिंसिपल, यह है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए एक लास्ट ईयर अगर आपने PYQ किया होगा तो उसमें एक मतलब यहीं से क्वेश्चन बना था, जनरल इंटरेस्ट की जगह क्या लिख दिया था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जो फ्योल बात करते हैं अपनी प्रिंसिपल में वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात नहीं करते, जनरल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक, मतलब आपका अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट के नीचे रखना होगा। ये नहीं होगा कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे, आप जो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होगी आप उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। ठीक, एक एम्प्लॉय अपनी छुट्टी छोड़कर अर्जेंट कंपनी का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक कपड़ा फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, अगर उसमें कुछ कपड़े मतलब 2 दिन में रेडी होने हैं और ऐसे में कुछ एम्प्लॉय हैं जो छुट्टी पर हैं, तो वो क्या करेंगे, अर्जेंट काम को देखते हुए वो अपनी छुट्टी को छोड़कर इस कंपनी मतलब जो भी कपड़ा है उसको रेडी कराने में हेल्प करेंगे। ठीक, तो ये होता है पर्सनल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के नीचे रखना। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन यानी कि वेतन या इनाम, फेयर और प्रॉपर पेमेंट देना। इक्वल काम के लिए इक्वल वेतन देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ABC 4 वर्कर हैं, ठीक, और चारों ही क्या काम करते हैं, कपड़े की छपाई का काम करते हैं। ठीक, तो चारों को इक्वल वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये तो बॉस का बहुत करीबी है, ये बॉस का फ्रेंड है और ये तो अननोन है कोई, और ये भी कोई ऐसी फील्ड में से है तो जो उसके अपने जानने वाले हैं उनका वेतन जो वो हाई है और बाकी का लो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री और प्रॉपर पेमेंट देनी चाहिए, चारों को इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम 8 प्रिंसिपल। 8 प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। डिसीजन मेकिंग पावर को कॉन्सेंट्रेट या डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कोई भी छोटी कंपनी है वो सारे फैसले कौन लेता है, CEO लेता है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कोई एक ही व्यक्ति उसके फैसले लेता। और बड़ी में डेलीगेशन होता है। अब ये डेलीगेशन क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता। डेलीगेशन का मतलब होता है कि कोई एक काम है, अगर फॉर एग्जांपल ये CEO है, सारे फैसले ये लेता है, लेकिन ये कहीं पे जा रहा है या तो ये अपने सारे मतलब विद अथॉरिटी सारे काम किसी को और को सौंप देगा, तो वो इसको करेंगे, मतलब वर्क अपना काम किसी और को दे देगा विद रूल रेगुलेशन विद अथॉरिटी, तो उसको कहते हैं डेलीगेशन, यानी कि अपना काम इन्होंने डेलीगेट कर दिया। ठीक, अब देखते हैं स्केलर चैन। 9 प्रिंसिपल है स्केलर चैन। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनता है, इन्हें कहते हैं कमांड की सीढ़ी। ये एक क्लियर चैन ऑफ कमांड होनी चाहिए। जैसे कोई एम्प्लॉय है, डायरेक्टर से बात करनी है तो पहले सुपरवाइजर होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, फिर डायरेक्टर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कोई किसी भी कंपनी में फॉर एग्जांपल कोई बड़ी मतलब 400 से 500 व्यक्ति हैं, ठीक, अब 400 से 500 व्यक्ति हैं, वो डायरेक्टर को मतलब जाकर बात करेंगे, तो ऐसे में डायरेक्टर को मतलब जो उसका काम है वो तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये अगर कोई भी उन्हें शिकायत करनी है तो वो क्या करेंगे, पहले अपने सुपरवाइजर से बात करेंगे, सुपरवाइजर मैनेजर तक पहुँचाएगा और फिर मैनेजर डायरेक्टर तक पहुँचाएगा। ऐसे 1 बाय 1 मतलब इनकी एक चैन बनी होनी चाहिए। ठीक, अब देखें 10 प्रिंसिपल, ये है ऑर्डर यानी कि व्यवस्था। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, थिंग इन द राइट प्लेस। यानी जो HR डिपार्टमेंट है तो उसमें HR एक्सपर्ट होना चाहिए, फाइनेंस में फाइनेंस पीपल होना चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन कोई बनता है तो उसमें फाइनेंस वाले भी होते हैं, मार्केटिंग वाले भी होते हैं, उसमें HR वाले भी होते हैं, उसमें लो क्लास वर्कर भी होते हैं जो काम करते हैं। तो सब अपने अपनी फील्ड में क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। तो इसको कहते हैं कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। ठीक, अब 11 प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी यानी कि समानता और न्याय। जो भी एम्प्लॉय हैं उनके साथ फेयरनेस और रेस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। ठीक, बिना भेदभाव के सबको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। यानी कि जो भी अच्छा काम कर रहा है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि A पर्सन बिल्कुल काम नहीं करता, B बहुत ज़्यादा काम करता है, फिर भी हम A को मतलब प्रमोशन दे दें। तो ये नहीं होना चाहिए। जो अच्छे से काम करेगा उसी को एकदम रेस्पेक्ट के साथ उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसको देनी चाहिए। अब देखते हैं हम 12 प्रिंसिपल। 12 है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर यानी कि स्थिरता। फ्रीक्वेंट जॉब शिफ्टिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यानी कि जब हम इससे क्या होता है, जब स्थिरता बनी रहती है तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी घटती है। बार बार आप क्या करेंगे, बार बार आप जॉब शिफ्ट करते रहेंगे कि आज इस जॉब पर ये व्यक्ति है, कल वो है, क्योंकि एक ट्रेनिंग भी दी जाती है ना। जब तक पहला व्यक्ति इस काम को सीख पाएगा उसको आप हटा देंगे, फिर दूसरा ले लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा काम होगा उसमें क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो घट जाएगी। तो इसलिए अच्छे से स्टेबल होकर काम करना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल भी दिया है कि एम्प्लॉय को लंबे समय तक बनाए रखने से उनका काम इम्प्रूव होता है, क्योंकि वो सीख पाते हैं, उस काम को जान लेते हैं तो वो अच्छे से करते हैं। अब देखते हैं हम 13 प्रिंसिपल। 13 प्रिंसिपल क्या है, इनिशिएटिव, पहल करना। एम्प्लॉय को अपनी बात रखने और आइडिया देने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय ही अपनी बात को नहीं रखेगा, अपने आइडियाज़ नहीं देगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे न्यू आइडियाज़ आएंगे।
एक वर्कर ने मशीन एफिशिएंसी बढ़ाने का आइडिया दिया और मैनेजर ने उसको सराहा भी। ये एग्जाम्पल है इसका। अब देखते हैं लास्ट है हमारा स्पिरिट टी कोर्स, यानी कि टीम भावना के साथ काम करना। टीम वर्क से क्या होता है, यूनिटी और मोटिवेशन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्क है आप उसे अकेले व्यक्ति करेगा तो वो 10 दिन में उसको कर पाएगा, और अगर दो मिलकर करेंगे तो वो 5 दिन में उसको कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक यूनिटी भी आएगी। एक टीम मिलकर प्रोजेक्ट फिनिश करती है और जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो वो सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये थे मतलब हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझाए हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब देखिए एंड में जो है मैंने थोड़ा सा इससे पहले, हाँ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो इससे पहले वाली क्लास कराई है वो FW टेलर पर कराई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर लेकर आई हूँ टेलर वर्सेस फ्योल। ठीक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्योल क्या मानते हैं, टॉप लेवल पर फोकस करते हैं, और टेलर जो हैं वो सॉफ्ट फ्लोर पर फोकस करते हैं। ठीक, यानी कि ये जो बात करते हैं ये टॉप की करते हैं, और ये जो करते हैं नीचे सॉफ्ट फ्लोर की बात करते हैं टेलर। अब जो फ्योल थे इन्होंने क्या दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच दिया था, और जो हमारे टेलर हैं इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच की बात की है। इन्होंने बोला है कि हर काम को साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए। ठीक, आप इसकी क्लास ज़रूर देखिएगा। अब इन्होंने जो दिए हैं 14 प्रिंसिपल दिए हैं फ्योल ने, और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है 1911 में। इसको याद रखिएगा, क्लास ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस PDF के लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है नीचे, आप वहाँ से इजीली टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब जो है मैंने एंड में जो ऐड किए हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, जो कि मैं कराऊंगी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप अभी सिर्फ 14 प्रिंसिपल को रिवाइज कीजिएगा, हेनरी फ्योल को जानिएगा। अगर एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो रॉन्ग मत करके आइएगा। तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन भी हैं, मैं शॉर्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगी, दोनों वीडियो को देखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आई होप आप शेयर भी करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।